राजा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कानून साजी की बात हो रही थी, तो आप ये बताइए कि कानून साजी जो अभी जो अवेलेबल है, डेफिनेटली 18वीं तरमीम हो चुकी है और सूबों को अपने कानून बनाने होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो अभी जो कानून साजी मौजूद है, इसमें किस हद तक बेहतरी के मजीद इम्कानात मौजूद हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज बात करने का मौका देने के लिए। और शफीक गोरी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू सुना, और उसके अंदर पूरा उन्होंने 17वीं सदी से लेके और आज तक जो कंप्लीट हमें वो रिवाइवल ऑफ इंफॉर्मेशन और मेमोरी करवा दिया। तो आई रियली अप्रिशिएट द वे। और ऐसे लग रहा था कि शफीक गोरी साहब बस बात करते जाएं और हम सुनते रहें। बिल्कुल बेशक। वो ऐसा एक तस्वुर खींचा कि हम, मैं तो कम से कम उसके अंदर जो ऐसे लग रहा था कि उसी वक्त में हम लोग रह रहे हैं और साथ बिल्कुल, साथ चल रहे हैं। साथ साथ चल तो के आगे आ रहे हैं, बिल्कुल। जी बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा ना, शफीक गोरी साहब माशाल्लाह हमारे सीनियर सीजन प्रोफेशनल हैं। इनका ट्रेड यूनियन के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, इस इंडस्ट्रियल रिलेशन के सब्जेक्ट के ऊपर इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी बड़ी सर्विसेज हैं, कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इन्हीं की हुई बातों के अंदर कुछ एडिशन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूँगा। जब ये देखते हैं हम 20वीं सदी में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और उसमें बिल्कुल उसने आईएलओ भी एक वजूद में आ गई 1919 में, जब लीग ऑफ नेशन आई और उसका एक झेली इदारा आईएलओ की सूरत में फॉर्म हुआ। और फिर 1926 में हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में या बरसगीर पाको हिंद में ट्रेड यूनियन के हवाले से कानून आ गया पहला। और वहां से चलते हुए कायदे आजम के रोल को मैं आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ लिंक करूंगा। फिर हम देखते हैं जो गौरी साहब ने जैसे फरमाया कि पॉकेट यूनियन और फ्रेंडली यूनियन का कॉन्सेप्ट, और जापान से लर्निंग के हवाले से, तो उसमें हुआ यह है कि जो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के सनतकार ने जो 60s 70s के अंदर एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से जो है ना काफी एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया सनतकार। और उसने उस वक्त फिर कुछ मेजर्स लिए अपनी इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए। उस वक्त देखें, ना सिर्फ 70s में जो ट्रेड यूनियन की जो मूवमेंट चली, फेमस मूवमेंट्स हैं लाहौर, मुल्तान, कराची की, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एट स्टेक आ गया उनका सर्वाइवल। अच्छा, उसके बाद फिर 80s में जब हम देखते हैं, सॉरी 70s में जब इन इदारों को नेशनलाइज भी किया गया, फिर 80s में दोबारा वापस किया गया, तो आप इमेजिन करें कि ये इस पीरियड में इन इदारों की क्या हालत होगी। और उस वक्त जो है हमने जैसे भी सुना कि कायदे आजम जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ट्रेड यूनियंस इन दिस सब कॉन्टिनेंट, और वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे। तो आज जो है मैं ये इसको लिंक इस तरीके से करूंगा कायदे आजम के कंट्रीब्यूशन को, कि हमें ट्रेड यूनियंस में वाकई कायदे आजम जैसे लीडर्स की जरूरत है। बिल्कुल। कि जो देखें, कायदे आजम ने हमारे लिए उनकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी की अंदर से एग्जांपल्स निकलती हैं। उन्होंने बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड यूनियन भी सर्व किया, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की का दारोमदार इन कारखानों की तरक्की के ऊपर है। तो ये कारखाने अगर ग्रो करेंगे, सस्टेन करेंगे, तो मुल्क तरक्की करेगा। और आज जो हम जिस मौजूदा सूरत हाल में हैं, ये चीजें जो गोरी साहब ने बता दी कि 1969 में लॉ आया हमारा, फिर 2002 वाला एक आया, वो थोड़ा सा एम्प्लॉयर साइड पे टिल्टेड था। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और देन 2012 वाला कानून, ये सारा है।
लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि अभी जो प्रेजेंट हमने एक रिसेशन देखा है, ये कोरोना के हवाले से आया, जो इसके अंदर जो है ये ट्रेड यूनियन का इंस्टीट्यूशन, बल्कि इसको यूं कहेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंस्टीट्यूशन, इसकी जिस कदर कमी महसूस की गई है, इससे पहले शायद ही कमी महसूस की गई हो। और इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने में तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं जी। ट्रेड यूनियनिस्ट होते हैं, एम्प्लॉयर होता है और गवर्नमेंट होती है। इन तीनों ने ही रोल प्ले किया और इस इंस्टीट्यूशन को वीक किया। वो रोल कैसे किया वो एक अलग डिबेट है। तो ये इंस्टीट्यूशन इतना वीक था कि ये इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर सोल्यूशन नहीं दे सका। हालांकि ये इस पेंडेमिक के अंदर जो हालात बने थे, असल जो उस मर्ज की दुआ थी वो कलेक्टिव बार्गेनिंग ही थी। हमें हुकूमतों के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए थे। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंस्टीट्यूशन मजबूत होता, एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स के साथ बैठता, अपनी ट्रेड यूनियंस के साथ बैठता और वो उनसे बार्गेनिंग कर लेता और ओपनली चीजें डिस्कस होती हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लो की ये पोजीशन है, आप इस चीज को देख रहे हैं, ये चीज हम डिलीवर कर सकते हैं। जहां कैश फ्लो अच्छा होता वहां डिफरेंट एग्रीमेंट होते, जहां कैश फ्लो डैमेज था वहां पे डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते और वे फॉरवर्ड तय कर लिया जाता। अब हुआ क्या है कि वन साइडेड डिसीजंस हैं। हुकूमत अपने जो है वो महलात में बैठ के वो नोटिफिकेशंस इशू कर रही है, एम्प्लॉयर अपने कैश फ्लोज को देख के वो अपने एक्शंस ले रहा है। जो मजदूर है वो उसके पास लीडरशिप नहीं है, वो हर इंडिविजुअल अपनी जरूरियात को देखता है, डिपेंडेंट्स को देखता है, घर को देखता है और उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है। तो इस वक्त जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के इंस्टीट्यूशन ने जो काम करना था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसकी रीजन कायदे आजम जैसे नहीं है, तो एक प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर सकें ताकि एक लीगली कंप्लाइंट प्रोग्रेसिव वर्क प्लेसेस जो है उनको हम उसका वजूद लेके आए, उनको कायम करें। अब जो करने की जरूरत है वो ट्रस्ट नजर आ रही है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी वो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसी होगी दोनों मेन फ्रीकैन के माबैन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के माबैन? उसके लिए हुकूमत ने एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म देना है। अब आप देखें लेबर डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली जो इस हुकूमत के ब्याफ पे इन चीजों को रेगुलेट करते हैं। लेबर डिपार्टमेंट्स की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की आई थिंक नीड है। कैपेसिटी बिल्डिंग नॉट इन द सेंस के उसके ऑफिसर जो है शायद उनमें मैं कोई बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। उनके ऑफिस में जाएं आप देखें वो किस तरह पसमानदा हालात में बैठे होते हैं। उनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स नहीं है। उनके पास हम ये कह सकते हैं कि ठीक है आईएलओ के कन्वेंशंस पड़े होंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सोशल कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर बाद में लोकल लेबर कोड्स आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंसेस, डिस्कशंस, प्लेटफॉर्म्स, ये चीजें जो है ये नजर आती हैं। और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर मैं ये बात करूंगा उनको रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। इवन वो ये इस तरह के ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाते। हर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिवीजन लेवल पे ये एक्टिविटीज नहीं हो रही, ये सेंट्रल लेवल्स पे हो रही है, या प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में होंगी या ये फेडरल हेडक्वार्टर्स में हमें नजर आती हैं। तो ये इसके अंदर जो है ड्रॉबैक्स हैं। और इन ड्रॉबैक्स की जो रीजन मैं समझता हूं कि हुकूमत ने और एम्प्लॉयर ने जो 70s के अंदर देखा चीजें, वहां से प्रॉब्लम आई। अब 70s के अंदर भी मैं कहता हूं कि ट्रेड यूनियंस ने जो है वो उनको पॉलिटिकल पार्टीज ने यूज किया। पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो नारे ऐसे दिए कि वो अपनी एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो उनको अपने पीछे लगाया और देन जो है वो उसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, जो कि सरासर ज्यादती थी। होना तो ये चाहिए था कि इनको साथ लेके चला जाता और उस कानून साजी अच्छी की जाती, ट्रस्ट बिल्डिंग की जाती, प्रोग्रेसिव
वर्क प्लेसेस जो है वो वजूद में आती हैं। अब आपका सवाल है, कानून तो मौजूद हैं, सो फार मैं भी कहूँगा कवानीन ठीक है। देखें, कवानीन में झोल या उसमें जो तरमीम की जरूरत वो उस वक्त आएगी हमें जब उन कवानीन पे ट्रू स्पिरिट पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा। जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कमी बेशी तब नजर आएगी, उस वक्त हम अमेंडमेंट्स की बात कर सकते हैं। अभी तो हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, और उस इन्वायरमेंट की क्रिएशन में पहला ऑब्जेक्टिव ही चाहे ये रख लिया जाए कि अब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे और आए बैठते हैं, कानून को देखते हैं कि कानून के ऊपर हम क्या मामलात जो हैं उनको दुरुस्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है, एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। तो तभी जाके जो है ये हम जैसे गौरी साहब ने बताया कि जापान का मॉडल हम फॉलो कर सकें। हमें जो चैलेंज नजर आते हैं वो देखें, जो जनरेशन्स हैं, आज पाकिस्तान 1947 में बना, तो उस वक्त के इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी थर्ड जनरेशन आ चुकी है। आप ये देखें कि वो अपनी जो बड़ों से भी तो हिस्ट्री कुछ कैरी कर रहे होंगे, उन बड़ों से जो लर्निंग उन्होंने कैरी की, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लर्न की, उन्होंने बड़ों ने जिस तरीके से यही वाली स्टोरीज उनको सुनाई, तो उनके माइंड के अंदर क्या बैठा होगा और उनको आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि जी आप वक्त चेंज हो चुका है, अब ILO आ चुकी है, सोशल कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं, अभी कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इस पे काफी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जो है उसकी जरूरत है। तो तभी जाके ये एक प्रोग्रेसिव वर्क प्लेसेस की तरफ हम जाएंगे, जो कि नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि इसकी जरूरत जो है बैडली एक्सपोज हुई है इस पेंडेमिक के तो अंदर। डेफिनेटली अगर यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंस्टीट्यूट होता विद इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वाइज और प्रोविंस वाइज और नेशन वाइज होता, तो हमें शायद जो है वो हुकूमती नोटिफिकेशंस जो है वो इररेलेवेंट हो जाते। अभी हमारे पास एक NIRC एक इंस्टीट्यूशन है बड़ा अच्छा, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। अब वो NIRC गौरी साहब ने फरमाया कि ट्रांसफरेंशियल की एक टर्म नई अखज कर दी गई, तो NIRC को ट्रांसफरेंशियल तक लिमिट कर दिया गया, हालांकि नाम उसका क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। तो NIRC है बेसिकली आपकी सारी एक एनवायरमेंट, हार्मोनियस एनवायरमेंट है, वजूद लेके आना था, उस लेके चलना था, करके उसका स्कोप जो भी है। तो दूसरा जो बात गौरी साहब ने की 18वीं तरमीम की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, 18वीं तरमीम का जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो लेबर लॉ ही निकला, और बाकी कवानीन तो वैसे ही चल रहे हैं, CPC, CRPC, पाकिस्तान पीनल कोड, और उसके टैक्स के कवानीन ले लें, दूसरे कवानीन ले लें आप, जो हमारे रोजमर्रा मामलात होते हैं, उन सारे कवानीन ले लें। तो बहुत ज्यादा जो जब कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई तो सिर्फ लेबर नहीं, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो डिवॉल्व हुए, लेकिन उन पे इतने काम नहीं हुआ जितना इस पे लेबर पे हुआ। लेबर लॉज तो देखें, ये इसको बिल्कुल उठा के नीचे सूबों में फेंक देना ये कोई वाइज डिसीजन नहीं था, लेकिन इसकी तोजीहात लाइक अमेरिका जो है वहां पे स्टेट्स में डिफरेंट लॉज हैं, वो लॉज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल वहां पे वेज का लॉ प्रोविंशियल है, वो समझ आती है कि जी वो अमेरिका जो है वो साइज उसका ऐसे है, स्टेट्स का स्ट्रक्चर ऐसे है कि वहां पे वेज जो है उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वेजेस हैं। पाकिस्तान जो है वो बड़ा वेल कनेक्टेड कंट्री है, हमारा जो है अप्रोच है, कनेक्टिविटी है, हम नॉर्थ साउथ विद इन डे ट्रेवल कर लेते हैं, तो इंफॉर्मेशन है, हमारा सप्लाई चेन कनेक्टेड है।
अगर पंजाब में कोई इंडस्ट्री लगी है तो वो अगर कहे कि मैं सिंध से कोई कनेक्शन रखे बगैर अपनी प्रोडक्शन निकाल लूं, वो नहीं निकाल सकती। सिंध की डेफिनेटली नहीं हो सकता। इंडस्ट्री पंजाब से चाहिए, वो मैन पावर चाहिए, वो भी डिस्कनेक्ट होके उसके लिए भी काम चलाना मुश्किल है। इसी तरह केपी बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान के डायनेमिक्स डिफरेंट हैं। तो लेबर लॉज को तो जो अब 1884 में जो मूवमेंट चली और 86 में वो शिकागो का वाकया हुआ, उसके अंदर जो है वो एक बुनियादी प्रिंसिपल था कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, यानी ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। अब मुझे जो खदशा लगता है कि जब हम ये ज्यादा ही इस पे करते हैं, लेबर लॉज और लेबर के कवानीन और लेबर राइट्स, तो मैं कभी कभी डर लगता है कि ये हम जो है ये इसको ह्यूमन राइट्स से ज्यादा ट्रीट करना शुरू कर दिया है। बेसिकली लेबर राइट्स सारे ह्यूमन राइट्स हैं, और ह्यूमन डेफिनेटली। राइट्स जो है वो उनको रेगुलेट करने के लिए जो बेस्ट फॉर्म है दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। और ये जो 18वीं तरमीम तक जो clause, इसको रिव्यू करने की जरूरत है कि ये टोटली सब्जेक्ट ही बिल्कुल फेंक दिया गया नीचे। और उसके अंदर देखें गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से तो कर लिया, लाइक ईओपीआई जो है वो डिवॉल्व नहीं किया, वो फेडरल जो है गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, वर्कर वेलफेयर फंड अपने पास रखा। तो जी। ये वाले महकमे तो डिवॉल्व नहीं किए, दैट्स मीन कि वहाँ कुछ ना कुछ गुंजाइश है करंट लिस्ट में। उसमें मैंने और इसी तरह टॉप थी, मेरे पास नहीं है कंकरेंट लिस्ट और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसका मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी दी थी। तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर सोशल वेलफेयर लेबर के सब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स के अंडर लेबर को कंसीडर करते हुए आप लेजिस्लेशन करें, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 जो है पार्लियामेंट ने उसको पास किया, प्योरली लेबर लॉ है, ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करता है। और उसको जो है कहा गया कि जी आईएलओ का कन्वेंशन 87 वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको रेटिफाई किया है, तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट। भी फेडरल गवर्नमेंट ने तो सोशल सिक्योरिटी का कन्वेंशन भी किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने तो बाकी सारे कन्वेंशन रेटिफाई उसी ने किए, किसी गवर्नमेंट ने कोई कन्वेंशन रेटिफाई नहीं किया हुआ। तो फेडरल लेवल पे अगर पेंशन का लॉ मजदूरों का चल सकता है, ट्रेड यूनियन का लॉ चल सकता है, वर्कर वेलफेयर फंड का लॉ चल सकता है, तो फिर पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। ये जो है इसके अंदर हमें ग्रे एरियाज खत्म करके तो एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर के लिए भी क्लैरिटी रहे और जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ भी क्लैरिटी रहे, एम्प्लॉय की तरफ भी कि जी हमें कौन से लॉज रेगुलेट करेंगे। और इसी तरह हुकूमतों के माबैन खामांगी रहे, तनाव की फजा पैदा ना हो। अभी देखें राजा, मैं कुछ बात जब करना चाहता हूँ कलेक्टिव बार्गेनिंग के हवाले से। 12 जो है पास किया पार्लियामेंट ने, तो उसको फिर चैलेंज किया गया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि जी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, इसको क्यों लेजिस्लेट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उस पर डिसीजन भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट। तो जब फेडरल गवर्नमेंट को कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और इस तरह लेबर को डिप्राइव करना और कलेक्टिव बार्गेनिंग के इंस्टीट्यूट को डैमेज करना, तो ये इससे जो ट्रस्ट डेफिशिएंसी है वो बड़ी है। तो हमें इस वक्त ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है, और उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि अवेयरनेस, लॉज की, एग्जिस्टिंग लॉज की कंप्लायंस वो की जाए। जब इस पे अमल दरामद शुरू करेंगे हमें इसकी वीकनेसेस नजर आएंगी, फिर तरमीम की तरफ हम जाएंगे। तो तरमीम जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग। जैसे हमारे आइन में भी आई थिंक अभी तक 26 या 27 तरमीम हो चुकी हैं। तो क्योंकि ये मैन मेड लॉज होते हैं तो इनको तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज किया जाता रहता है, हतमी नहीं होता। तो जस्टिस शफीउर रहमान कमीशन साहब वाली जो रिपोर्ट है उस पर बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए। और अमल दरामद जो है हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में मोस्टली लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट
और इस तरह के लोग जो है वो ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। तो वहां पे फिर ये जो स्मूथ रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के अफेयर्स हैं, ये शायद दूसरा प्रायोरिटी हासिल नहीं कर पाते। तो एक और चीज जो ऑब्जर्व की गई है वो यही है कि हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आती है तो प्रो लेबर लेजिस्लेशन की जाती है, लेकिन उसके अंदर भी देखें समटाइम वो भी फिर वो एक जो हार्ड लाइन है उसको क्रॉस कर जाती है। तो हमें जो है वो दोबारा जहां से बात शुरू की थी कि कायदे आजम इज द बेस्ट, हमारे पास इस वक्त उनकी एक मिसाल अवेलेबल है कि उन्होंने दोनों रोल प्ले किए, बल्कि तीनों रोल प्ले किए। उन्होंने ट्रेड यूनियनिस्ट की भी बात कर दी, बीइंग ट्रेड यूनियनिस्ट। उन्होंने कारखाने चलाने की भी बात कर दी, और रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे बीइंग गवर्नर जनरल वो भी उन्होंने रोल प्ले कर दिया। तो हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने प्रैक्टिसेस जो है उनको बेहतर करने की जरूरत है, और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स की अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है।